जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति आंदोलन को पढ़ेंगे। अगर आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हो, सामान्य अध्ययन में एक बेहतर पकड़ में चाहते हैं, आपके वहाँ से प्रश्न गलत ना हो, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, उन छोटे परीक्षाओं में आते हैं, उन सभी का सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं और यहाँ से उन प्रश्नों को हम आपके बीच रखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, मतलब एक ही वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये भी तैयार हो जाएगा कि कैसे प्रश्न को सही करना है और आपका एक नोट्स भी बेहतर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अगर देखेंगे 1857 क्रांति के ठीक बाद अगर देखा जाए, पहले पूछता तो अलग बात है, अगर ठीक बाद देखा जाए तो 1857 क्रांति का प्रथम युद्ध अंग्रेज और भारतीय नागरिकों के बीच हुआ था। इसमें आदिवासी, जनजाति, सैनिक, किसान, नागरिक, सन्यासी, अहोम, खासी, किसान आंदोलन में रंगपुर, फराइजी, बहावी, आदिवासी में देखा जाए चुआर, कोल, संथाल, सैनिक विद्रोह, अंग्रेज के विरुद्ध, मतलब कई चीजें हमारे आपके सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देना है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है 1857 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो देखिए यहाँ पे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोगों ने प्रश्न जवाब देने का पूरा प्रयास भी किया है और उम्मीद करते हैं सही भी दिया आपने। देखिए नील उपद्रव हुआ था। क्या हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। ठीक है। अगर हम सन्यासी विद्रोह की बात करें, अगर सन्यासी विद्रोह दिया है तो ये 1763 से लेकर 1800 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं कि ये संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह भी क्या परीक्षा में आपके पूछा जाता है। ठीक है। तो ये 1855 से 1856, ये 1855 56 में है। पावना का विद्रोह, तो जो पावना का विद्रोह है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको हम आगे क्लियर कर देते हैं कि जो पावना का विद्रोह है उसे अन्य किस नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो नील उपद्रव है 1857 क्रांति के ठीक बाद हुआ, ये हुआ था 1859-60 में, ये 1859 और 60 में। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर है तो ये हो गया। सन्यासी विद्रोह मैंने बताया 1763 से 18, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। जो पावना था ये 1873 से 76 हुआ, ये 1873 से 76। लेकिन ठीक बात पूछा है 1857 के ठीक बाद बंगाल में कौन सा हुआ? तो बंगाल में क्या हुआ? नील उपद्रव हुआ। ठीक है। नील उत्पादन के दो कर्मचारियों थे, एकजुट होकर नील खेती बंद कर दी थी और यहीं पे नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, कृषि मतलब कृषकों का एक आंदोलन था। ठीक है। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला आपके सामने है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? एक आसान सा प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। देखिए जो नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीन बंधु ने किया था। क्या किया था? दीन बंधु मित्र ने किया था। किसने किया था? दीन बंधु मित्र ने किया था, नील दर्पण के रूप में। किसमें? नील दर्पण में किया गया था। ठीक है। और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा उन जनसभाओं के माध्यम से इन विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका थी। लेकिन नील बागान के मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। ये क्या था? एक प्रकार का नाटक था। ये बात याद रखिएगा। नील दर्पण क्या था? एक नाटक था। ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं आगे प्रश्न की तरफ। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? एक बड़ा सा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है और मैं चाहूँगा यहाँ से आपको कई तथ्य आज मैं क्लियर करा दूँ और वो आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा। तो ये वंदे मातरम गीत है ये किसने लिखा था और ये कहाँ से लिया गया था? सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो अन्य साथी मित्रों तक भी पहुँच जाएगा। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। और आपकी संख्या कम है काफ़ी, तो आप अगर शेयर कर देंगे तो क्लास भी लंबी हो जाएगी और आपकी संख्या भी बेहतर हो जाएगी। देखिए वंदे मातरम गीत की बात करें और वास्तविकता यह है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉडर्न इंडिया में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी और नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया। ठीक। देखिए वंदे मातरम अगर गीत की बात करें तो यहाँ पर
आप लोग का उत्तर एकदम सही आ रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं कई पॉइंट आप लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी वो आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से? आनंद मठ से। लिखते चलिएगा, आनंद मठ से लिया गया था। और जिसका प्रकाशन अगर देखा, एक उपन्यास है। क्या था? एक उपन्यास था। ये सब लिखते चलिएगा, क्योंकि भैया आप नहीं कहेंगे सर आगे प्रश्न आएगा तो आप गलती। ये उपन्यास था जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। इसकी भाषा मूलतः देखा जाए तो बंगाली है। इसकी भाषा अगर मूलतः देखा जाए तो बंगाली है। इसकी मूलतः भाषा बंगाली है। इसमें स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्तांत भी कहा जाता है। इसमें अभी तक 4 बार संशोधन हुआ है। इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है? लिखते चलिएगा। इसमें संशोधन जो है वो 4 बार हो चुका है। संशोधन कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ की रचना की, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। इन्हें बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने क्या किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने काम और किया था, बंग दर्शन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और इनकी और अगर रचना देखा जाए तो सीताराम, लिख लीजिएगा। इनकी और रचना अगर उपन्यास देखा जाए तो सीताराम प्रसिद्ध रचना थी। फिर अगर आप देखेंगे तो देवी चौधरानी थी, देवी चौधरानी थी। ये प्रमुख इनकी रचना थी, जो परीक्षा में कई बार घुमाकर पूछा जाता है और हम लोग वहां पे गलती कर देते हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम गीत था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वो किस विद्रोह का कथानायक था? तो सन्यासी विद्रोह का था। कौन सा? सन्यासी विद्रोह का नायक था। यह भी आगे वैसे प्रश्न आपको मिलता, लेकिन यहाँ से मैंने आपको कर दिया। और इसे पहली बार जो गाया गया था वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। तो इतना यहाँ से आपका की पॉइंट निकला। सोचिए, एक प्रश्न से मैंने कितने प्रश्न आपको बना दिए। पहला प्रश्न क्या निकला कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक से लिखा था? आनंद मठ से लिखा था। आनंद मठ क्या था? उपन्यास था, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। ये मूलतः बंगाली भाषा में है। अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुके हैं। इनकी अन्य अगर देखा जाए कि इनकी रचना है, तो इनकी रचना है बंग दर्शन, एक पत्रिका थी। ये बंग दर्शन क्या थी? एक प्रकार की पत्रिका थी, ये पत्रिका थी। ठीक है। लेकिन सीताराम और देवी चौधरानी ये उपन्यास थे इनके, जो काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है। और यह बाद में 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कलकत्ता में गाया गया। और इसका जो कथानायक था वो सन्यासी विद्रोह से लिया गया था। किससे? सन्यासी विद्रोह से लिया गया था। ठीक है। तो यहाँ से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया। अगर आ गया तो वाई कमेंट करें, नहीं तो यन कमेंट करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न का उत्तर बताना नहीं है, प्रश्न के इर्द गिर्द आपको लेकर चलना है, ताकि भविष्य में अगर यहाँ से कोई और प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सन्यासी विद्रोह अलग है, फकीर विद्रोह अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, हो सकता है आपके काम आ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसने को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? एक बहुत ही आसान प्रश्न है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर उसे प्रसिद्ध कर दिया? सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। विद्यामय कौशल में सभी लोग अपने फेसबुक पे स्टेटस लगा दें, व्हाट्सएप पे डाल दें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें, ताकि लोगों की संख्या बढ़े और लोगों के अंदर अपने इतिहास को जानने की दिलचस्पी बढ़े। हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, केवल विषय के रूप में इसे ना पढ़ें, इसे इतिहास के रूप में भी जानें। हमारे इतिहास में और क्या क्या हुआ था, आज हम लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा और आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इन विद्रोह का भी कहीं ना कहीं योगदान है जो भारत आज़ाद हुआ है। इसलिए इस पर कदाचित हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि हमें उनका योगदान नहीं है और हम उन्हीं के बारे में ही पढ़ने से भागते हैं। देखिए, यहाँ सन्यासी विद्रोह जो राइट आंसर है, इसमें आपको व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है। वो क्या है? सन्यासी विद्रोह है। मैंने आपको पहले बता दिया। आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? देखिए, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो वहाबी आंदोलन, तो जरा आप फटाफट कमेंट करें, आप बताएं कि जो ये वहाबी आंदोलन था, इसका मुख्य कारण क्या था? वैसे मैं इसके बारे में तो अच्छे से बताऊंगा ही, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस प्रश्न के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताने का प्रयास करें, समझाने का मुझे प्रयास करें। अगर आप बताते ठीक है, नहीं बताएंगे तो भैया मैं भी आपको बताऊंगा ही। देखिए, अगर वहाबी आंदोलन को जानेंगे
तो ये आंदोलन जो था, मैं लिखते चल रहा हूँ, लिखते चलिएगा, ये 1820 से लेके 1870 तक हुआ। इस आंदोलन के अगर प्रवर्तक की बात करें तो अब्दुल वहाब थे। कौन थे? वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वे कौन थे? अब्दुल वहाब। लिखते चलिएगा, प्रवर्तक में लिखवा रहा हूं, अब्दुल वहाब थे। ठीक है। और इसके प्रवर्तक भारत में अगर देखा जाए, भारत में अगर इसके प्रवर्तक देखा जाए तो कौन थे? सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद अहमद बरेलवी, ये भारत में इसके प्रवर्तक थे। ठीक है। जिन्होंने एकेसवाद, जिहाद पर बल दिया था। इन्होंने हिजरत, दुश्मनों को देश से बाहर करने का भी महत्व दिया था। ठीक है। तो जो बहावियों ने प्रभावशाली विद्रोह किया, ये बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों का एक संप्रदाय के अनुयायी भी थे। जो वहाबी थे वह अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने, धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए जनता का आह्वान किया। बहावियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1830 से 57 तक जो चली थी, विद्रोह के बाद तक भी जारी रही। इन विद्रोह में दमन में अंग्रेजों को लंबा समय लगा, परंतु ये भारत में अंग्रेजों शासन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुए। समय तो लंबा लगा, लेकिन उनके लिए एक बड़ा और लंबा खतरा साबित नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा ये कहाँ पर थी, तो यह पटना में। कहाँ पे? पटना में। तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। कहाँ पे था? पटना में। दूसरी बात आप लोग यहाँ से की पॉइंट और लिख सकते हैं कि अंग्रेजी जो सत्ता थी, उससे चुनौती बहावियों से खूब मिला, और यह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए। कहाँ से? अब्दुल वहाब कहाँ के थे? अरब के थे। ये लिख लीजिएगा, इसके मुख्य प्रवर्तक अरब के थे। ठीक है। और फिर अधिक प्रभाव दिल्ली के संत शाह वजीउल्लाह था। सैयद अहमद की महत्वाकांक्षा पंजाब में, सिख बंगाल में अंग्रेजों को बदस करके मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित करना था। तो इसी प्रकार हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेजों की विरोधी भावनाओं का प्रसार में बहुत योगदान भी दिया था। यह भी बात आप लोग जानते रहिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या हो गया? पटना इज राइट आंसर। अगला है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? आप लोग बताइए, मैं इसका डिफाइन भी करूंगा। कूका आंदोलन, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं कमेंट करके। कूका आंदोलन, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कूका आंदोलन ये 1840 से 72 तक था। ये कब से था? 1840 से लेकर ये 72 तक था। और यह भी वहाबी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता था। ठीक है। दोनों ही, कूका आंदोलन और वहाबी, ये दोनों एक धार्मिक आंदोलन के रूप में सामने आए। लेकिन शेन साहब, यहाँ पे देखेंगे कि 1840 जब इसकी शुरुआत हुई तो शेन साहब अर्थात भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। भगत जवाहरमल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। शेन साहब के अनुयायी बालक सिंह, कौन थे? बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा में अपना मुख्यालय बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ बना? हजारा में। आप लोग लिखते चलिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलिएगा। और लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा गुरु राम सिंह। क्या होगा? गुरु राम सिंह होगा। ठीक है। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल की गई, लेकिन इन्होंने सियान साहब के नाम से जाना जाता था। सिख धर्म में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर उनके 1885 में मृत्यु हो जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? गुरु राम सिंह। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पर डाल सकते हैं कि जो पागल पंथ था उसकी स्थापना किसने की थी। वैसे मैं इसके बारे में एक विस्तृत व्याख्या में आपको बताऊंगा। और ये क्या है पागल पंथ, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, लोग समझ नहीं पाते सर पागल पंथ भी क्या कोई है। जी हाँ, पागल पंथ भी था और उसके बारे में हम लोग को पढ़ना भी है और लिखना भी है, जिसे हम पागल पंथी के नाम से जानते हैं। ये 1840 से 50 के बीच चला था, 1840 से 50 के बीच। ठीक है। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग अपने साथी मित्रों को शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था। ये सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत पर काम करता था। और 1813 में पागलपंथी समुदाय के नेता जो थे, 1813 में अगर देखा जाए, 1813 की बात हो रही, करम शाह थे। नेता कौन थे? करम शाह थे। 1813 में करम शाह थे। बाद में टीपू जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह कर जमींदारों को गढ़ों पर आक्रमण कर दिया था। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति की और 1833 में विद्रोह को कुचल दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा?
करमशाह होगा। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने की थी। तो क्लियर हुआ, करमशाह ने किया था। और ये गारो जनजाति से था। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो पागलपंथ था किस जनजाति से था, तो गारो जनजाति से था। याद रखिएगा, गारो जनजाति से था। याद रखिएगा, जो पागलपंथ है वो किससे था? वो गारो जनजाति से था। और ये उत्तरी बंगाल के करमसानी से चलाया था। करमशाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू थे और उन्होंने क्या किया, इसे और आगे बढ़ाया था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाला जनजाति क्या था? मैंने जो मानव बलि था, इस प्रथा को रोकने के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया? मतलब कौन सा विद्रोह हुआ था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। एक आसान प्रश्न है और आप अगर बताएंगे तो ठीक है, वरना मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा था। देखिए, इसे सवार खोद या सवार विद्रोह कहते हैं। खोद या सवार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसे खोद या सवार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह 1900 ईस्वी, ये 1900 ईस्वी में ये काफ़ी तूल पकड़ लिया था। और ये नरबली पर प्रतिबंध लगाता था और मौर्य को समर्पित था। ये नरबली पर प्रतिबंध लगाता था। नरबली पर, किस पर? नरबली पर प्रतिबंध लगाता था। और ये किसको समर्पित था? मौर्य को। यह मौर्य को समर्पित था। ये मौर्य क्या था? ये समर्पित था। ठीक है। और ये पृथ्वी पूजा का रूप था। 1846 में खोंडो ने चक्र बिशोई में नेतृत्व का विद्रोह भी किया था। तो यहाँ से भी हम लोग को प्रश्न आ सकता है। यहाँ से कोई दिक्कत किसी को तो पूछ सकते हैं। इसके युवा राजा नेता जो चक्र बिशोई थे नेता जो थे इसके चक्र बिशोई थे। ठीक है। तो आप लोग बताएं, मैं अच्छे से व्याख्या करके बताऊं, मैं शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि आप लोग अगर आप चाहें तो मैं अच्छे से बताऊं। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया, परंतु चक्र बिशोई लुप्त हो गया। इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है। तो आप जो की पॉइंट लगे आप उसे लिखते चलिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनजाति विद्रोह में पूछा जाता है और यह 1831 से 32 तक रहा। और ये छोटा नागपुर के जो पठारी क्षेत्र है, जैसे अगर झारखंड की बात देखा जाए तो झारखंड के आसपास ये उनके देवता थे। छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा, ओरांव, हो, महाली आदि जनजाति निवास करती थी। इन्हीं मैदानी लोगों को हम क्या कहते थे? कोल कहते थे। क्या कहते थे? कोल कहते थे। और इनके विद्रोह कारण इसका नाम कोल पड़ गया। चावल से नशीली शराब का उत्पादन शुल्क लगा दिया, जिससे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके। ये होगा बुद्ध भगत। क्या होगा? बुद्ध भगत इज राइट आंसर। क्योंकि बुद्ध भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष किया और इसमें बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे भी गए थे। इसके बाद गंगा नारायण है। बुद्धों के बाद ये पहले है, इसके बाद गंगा नारायण है। इसके बाद गंगा नारायण है। ठीक है। और यह विद्रोह रुक रुक कर चलता रहा और 1948 तक चलता रहा। और 1848 के बाद इसका पूरी तरह से क्या हो गया? खात्मा या दमन हो गया। ठीक है। तो बुद्धो, इसके कहीं बुद्धू भगत है, कहीं बुद्धो भगत भी आता है। बुद्धो भगत, तो घबराइएगा नहीं, दोनों आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, वरना इसमें और भी चीज़ें व्याख्या की जा सकती हैं। और मुझे खुद दुख होता है कि इतना मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट, इतनी टॉपिक लेकर आता हूँ, फिर भी आप लोग शेयर करने से, लोगों को पहुँचाने में ना जाने क्यों आप लोग को अजीब सा लगता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर इस तरह से कोई व्याख्या करते मेरा चैनल छोड़ दीजिएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मॉडर्न इंडिया की सीरीज को या जीएस की सीरीज को कोई ई लर्निंग विद दुर्गेश पर से बेहतर अगर व्याख्या कर दे तो आप बताइएगा, किसी भी सीरीज में, जीएस की सीरीज के मामले में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्योंकि लोग प्रायः देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर बताकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीएस में इतना घुसकर आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग को प्रतिदिन 10 से 15 ग्रुप में लोगों को बताना चाहिए खुद से। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने लगभग सभी विद्रोह के बारे में बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस विद्रोह के बारे में आप मुझे बताएं कि जो संताल विद्रोह था
ठीक, वो क्या था? तो ये जो संथाल विद्रोह था, ये 1855-56 के बीच था। ठीक, 1855-56 के बीच था। और ये आदिवासियों के, विद्रोहियों के, संथालों के विद्रोह में सबसे प्रभावी था। इसे दामन ए कोह के नाम से जानते हैं। संथाल विद्रोह को एक नाम से और जानते हैं, दामन ए कोह। लिख लीजिएगा, दामन ए कोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र था। ठीक, और संथाल लोगों ने भूमि अधिकारियों को दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों के वसूलियों का इन्होंने विरोध किया था। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता थे। इनके दो नेता थे। इनके क्या थे? नेता जो थे वो दो थे। अगर हम पहला नेता देखें तो जो पहला नेता था वो कौन था? वो सिद्धू था। और दूसरा नेता जो था कान्हू था। सिद्धू और कान्हू इनके दो प्रमुख नेता थे। ठीक है, जहां पर 1855 में सिद्धू की मृत्यु होती है और कान्हू की 1856 में मृत्यु होती है। ये यहाँ मरता है, यहाँ मर जाता है। और फिर धीरे धीरे जब मृत्यु हो जाती है तो ये क्या होता है? ये जो विद्रोह होता है ये अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए इनके दो थे, लेकिन इनके जो भाई थे वो चार थे। ये भाई क्या थे? चार थे। सिंधु कान्हू ये इनके दो प्रमुख नेता थे। लेकिन इनके अलावा अगर नेतृत्व की बात की जाए तो इनके दो भाई, ये लोग चार भाई थे, चांद एवं भैरव। इनके भाई और कौन कौन थे? चांद और भैरव इनके भाई थे। चांद और भैरव इनके भाई थे। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व पहले सिद्धू कान्हू ने किया, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद चांद और भैरव ने भी किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों अर्थात सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा? सी इनका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको यह चीज ना पता हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और यहाँ से कभी भविष्य में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। संथाल विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था। क्लियर हुआ सभी को जो लोग देख रहे थे? मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैंने कहा ये सीरीज अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो याद करेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास को भी इतना घुस कर पढ़ा जा सकता है। और ऐसे प्रश्न की सीरीज जो मैं लेकर आता हूँ, आने वाले समय परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है ना, उतना हलवा नहीं रह जाएगा। इसीलिए अभी भी समय है, आप लोग पढ़ लीजिए। आप फिर याद करेंगे जब पेपर में बैठेंगे। ज़्यादा पढ़े रहेंगे, पढ़ाई गाली नहीं देता, लेकिन आपको सिलेक्शन के एकदम नज़दीक और करीब लेकर जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बताइए, किस अंग्रेज कमांडर को इन्होंने हराया था? अब बताइए आप लोग, किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सभी लोग फटाफट बताएं। मैंने बताया कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चार भाई थे। इन्होंने संथाल विद्रोह शुरू किया था, जिसमें सिद्धू 1855 में और कान्हू 1856 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? ये खत्म होने लगता है। ठीक है, ये अगर आप जीएस की सीरीज तैयार कर लेते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे सिविल सेवा की बात करें, एसएससी, एसआई, पुलिस, लेखपाल, जो भी जीएस की में जहां जहां आधुनिक भारत का इतिहास आपके सिलेबस में आएगा, वहां वहां ये वीडियो आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। जहां जहां आधुनिक भारत इतिहास रहेगा, जिसके जिसके सिलेबस में, जहां पे राष्ट्रीय आंदोलन और भारत आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा, वहां आपके लिए रामबाण काम करेगा। ये यहां पर होगा मेजर बारो। यहां पे क्या होगा? मेजर बारो। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भगनीडी तालुक क्षेत्र में विद्रोह कर दिया और उन्हें पुलिस ने भी हो गया। तो वहां पे कमिश्नर ब्राउन और मेजर लायड ने संथालों का पूरी तरह से विद्रोह किया। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? मेजर बायो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊं क्योंकि आपकी संख्या लगातार कम हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? फटाफट कमेंट करें, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी हुई है। मैं वैसे चारों के बारे में व्याख्या कर दूंगा, आप लोग फटाफट बताएं कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी है। देखिए, अगर संथाल देखा जाए तो भागलपुर राजमहल के बीच हुई थी। कहां से कहां? मैंने ऊपर बताया था, ये भागलपुर से राजमहल के बीच हुई थी। ठीक, अगर हम रंपा विद्रोह की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के क्षेत्र में हुई थी। कहां पे हुआ था? गोदावरी जिला। गोदावरी जिला ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में है। अगर हम कोल विद्रोह की बात करते हैं कि कोल विद्रोह कहां पर हुआ था, तो ये रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग में हुआ था। माने ये कोल विद्रोह जो हुआ था
ये रांची, हजारीबाग, मतलब झारखंड वाले हिस्से में बेल्ट में हुआ था। अब बचा भील। तो भैया भील जो था ये पश्चिमी तट के खाना बदोश में रहती थी और 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी के लिए विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह की पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगली ने प्रोत्साहित किया था। और यह विद्रोह से के बाद ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद विद्रोह को कुचल सकी थी। और इस विद्रोह का जो संबंध है वो कहाँ से, भील विद्रोह, वो महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र पूछा है। तो भील विद्रोह यहाँ पर। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? अब मैंने मुंडा विद्रोह के बारे में बता दिया है, अगर आप लोग बता लेंगे ठीक है, नहीं तो मैं मुंडा विद्रोह के बारे में बता दूंगा अच्छे से आपको दोबारा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो मुंडा विद्रोह है ये कहाँ से है, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए मुंडा विद्रोह को उल्गुलाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं, उल्गुलान, लिखना चाहते लिख लीजिएगा, इसे उल्गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये लिख लीजिएगा क्योंकि कहीं की आजकल परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है। मुंडा विद्रोह की जगह उल्गुलान विद्रोह पूछ देगा तब घबरा जाएंगे। ये 1893 से लेकर 1900 तक इसका वर्चस्व रहा था। ये आदिवासी विद्रोह में सबसे अधिक विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। किसके? बिरसा मुंडा, इनका पूरा नाम था बिरसा मुंडा, इनके नेतृत्व में यह जो था चला। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था 1875 में, और जिसकी राजधानी रांची के उल्ली हातू गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने मिशनरियों से थोड़ी बहुत शिक्षा मिली थी और ये जर्मन मिशनरियों के प्रभाव से ईसाई बन गए थे और अपने इन्हों पूर्वजों के धर्म को अपनाया था। मुंडा एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था, याद रखिएगा, मुंडा ने एकेश्वरवाद और बिरसा के परमेश्वर के दर्शन हुए और वो पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। तो ये सब बातें हम लोग बाद में बात करेंगे। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती में कुटकटी, सामूहिक खेती, मुंडा के समय खेती होती थी, मुंडा के समय, जिन्हें हम सामूहिक खेती कहते थे। क्या कहते थे? सामूहिक खेती कहते थे। उस खेती का एक नाम और था जिसे हम खुटकट्टी व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे? खुटकट्टी व्यवस्था। सामूहिक कृषि को हम खुटकट्टी व्यवस्था के नाम से भी जानते थे। ये परंपरा जमींदार, ठेकेदार, व्यापारी, महाराजों के अंग्रेजों के संरक्षण के आक्रमण का आरंभ कर दिया। फिर बाद में मुंडा ने इसको विद्रोह भी कर दिया। मतलब इसमें क्या होता था, सभी लोग मिलकर खेती करते थे, उसके बाद जो उपज होता था वो मिल बांट कर लेते थे। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था, याद रखिएगा, इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, मुंडा स्त्रियों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, और पुलिस ने अपना निशाना बना, परंतु जनवरी में ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हो गई सैलर के पहाड़ियों पर, और फिर बिरसा पकड़ा गया और उसे कैद कर लिया गया, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोह की धीरे धीरे क्या हो गया? शांत हो गया। याद रखिएगा, यह बिरसा मुंडा जो थे वो एकेश्वरवाद की स्थापना में बल दिया उन्होंने, याद रखिएगा, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, और अपने आप को पैगंबर मानते थे, पैगंबर होने का दावा करते थे। ठीक है, 1855 से 95 से। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया। अब मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे कि मुंडा ने जो विद्रोह था वो कब खड़ा किया। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं कि मुंडा ने जो विद्रोह था वो कब खड़ा किया। देखिए, अगर यहाँ पे विद्रोह की बात देखा जाए कि उन्होंने जो विद्रोह किया था, वो विद्रोह जो था सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हुआ 1899 से लेकर 1900 के बीच, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ डेट नहीं दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा डेट इसका सबसे सही होगा। और विद्रोही भूमि व्यवस्था में परिवर्तन में दिकुआ आदिवासी शोषण करने वाले जो बाहरी लोग के विरुद्ध था। तो बताइए सभी लोग कमेंट करके क्या होगा, बताइए मुंडा विद्रोह ने खड़ा किया कब। तो ये होगा 1895 में, जो राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1895 में। ठीक है, क्योंकि 93 मैंने आपको बताया था कि
और 93 से लेकर 1900 तक था। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, यही 1895 था, 1895 को ही माना जाएगा। ठीक है। हाँ, अब मुंडा विद्रोह के नेता जो बिरसा मुंडा को धरती आबा जगत पिता भी कहते हैं, इन्हें धरती के आबा भी कहते हैं। बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं? धरती आबा, जगत पिता कहते हैं। इनकी विद्रोह को उलन गुलन मैंने महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। इसे महान हलचल या महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। मुंडों की जो पारंपरिक सामूहिक खेती होती थी, खुटकंटी या मुदारी के नाम से जाना जाता है। जमींदार इसमें धीरे धीरे क्या करने लगे, अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि, और मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए थे, याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? फटाफट कमेंट करिएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़? फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, शुरुआत में जो ये मुंडा ने विद्रोह शुरू किया था, मुंडा विद्रोह जो था, जिसे उलगुलन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे महान हलचल भी कहा जाता है, आगे चलकर धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। मुंडा आदिवासी विद्रोह प्रमुख रूप से 1899-1900 के बीच में हुआ, लेकिन 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। हजारों मुंडाओं का नेता बन गया था। उसने कहा कि गैर आदिवासियों से, माने दिकुआओं, दिकुओं दिकुओं माने इसका हिंदी में मतलब होता था कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके जो खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। और फिर 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया और लगभग 6000 मुंडा महिला पुरुषों ने तलवार, तीर, धनुष, कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए। लेकिन 1900 में बिरसा की गिरफ्तारी हो गई और मारा गया और जेल में मर गया। और फिर विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन बिरसा मुंडा क्या हो गया? अमर हो गया। अब आपको यहाँ प्रश्न बताना है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था। एक आसान सा प्रश्न है, मैं चाहूँगा इसका जवाब दीजिएगा, जिसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहेगा, इसमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि वो किसी राज्य के विशेष का पक्षधर नहीं था, वो किसी भी राज्य का पक्षधर नहीं था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक आसान हलवा प्रश्न, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोग चाहते हैं सीरीज आगे बढ़ती रहे, क्योंकि आपकी संख्या इतनी कम है कि मुझे लग रहा है कि सीरीज को मुझे खत्म करना पड़ेगा जल्दी से। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं सीरीज जल्दी खत्म कर दूंगा, और मुझे लग रहा है 15 दिन में ही ये सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना मैं डीप में बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को बोरियत लग रही होगी, वो भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक आसान प्रश्न है कि जनजाति लोगों आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आप लोग को अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। देखिए, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया है। किसने किया है? ठक्कर बापा ने किया है। और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। और 1833-34 दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जाने के लिए भारत भ्रमण किया था। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठक्कर बापा। क्या होगा? ठक्कर बापा। ठीक है, ठीक है, ठक्कर बापा इज राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? देखिए, इसका जो मुख्य केंद्र था वो बिहार के संथाल परगना में था। और मुझे लग रहा है मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। तो जो हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 से 21 के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1820-21 के बीच में हुआ था। तो ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो आपके यहाँ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो भी होगा। मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मोपला। ये बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में कि मोपला आंदोलन कौन सा है, बताइए। अगर मोपला देखा जाए यहाँ पे वर्तमान भारत में, अगर तो यहाँ पे हुआ था ये केरल के तट पर। कहाँ हुआ था? केरल के तट पर हुआ था। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, मुसलमानों ने पट्टेदार तथा खेतिहरों के को मोपला कहते हैं। माने दक्षिण जो यहाँ केरल के जो लोग थे, जो खेतिहर थे और पट्टेदार थे, मुसलमान को मोपला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें मोपला कहा जाता था। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जाति नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। और 1920-21 में मोपला विद्रोह के दो कारण थे। पहला जमींदार का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी आंदोलन। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? मालाबार इज राइट आंसर।
ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको क्लियर हो गया, इसका विकल्प सी होगा। कहाँ पर? मालाबार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ कब की गई थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। भीलों के द्वारा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। और ये 1818 से 48 तक चला था। 1818 से 48 तक चला था। और ये महाराष्ट्र और राजस्थान के में विद्रोह हुआ था। 1822 में हिरिया ने भील का नेतृत्व किया था। किसने? हिरिया ने। हिरिया ने क्या किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। फिर 1822 में, ये 1822 में 1825 की बात करें तो सेवाराम ने नेतृत्व किया था। किसने? सेवाराम ने फिर नेतृत्व किया था। किसने किया था? सेवाराम ने किया था। ठीक है। 1857 में फिर भागोजी और काजल सिंह नामक ने फिर अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है। 57 में अगर देखा जाए तो दो लोग आए, काजल और भागोजी। काजल व भागोजी। ठीक है। तो यहां पे इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा आपके आधार पर? किस विकल्प को हम सही करें? मैंने काफी चीजें यहां से बता दिया। अगर देखा जाए, मोतीलाल तेजावत को भील आदिवासियों को सर्वाधिक याद किया जाता है। मोतीलाल तेजावत को, मोतीलाल तेजावत को भील के द्वारा बहुत ज्यादा याद किया जाता है। बताइए। ये होगा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र। यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो यही बेल्ट है आपका। ठीक है। इसलिए इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि ये पश्चिम साइड में ही थे, उत्तर में गए नहीं थे। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें विकल्प के आधार पर भी प्रश्नों का चयन करना पड़ता है। ठीक है। 19वीं सदी के में 2 दशक में भील का नेतृत्व श्री गोविंद ने भी किया था, और फिर सम सभा की स्थापना भी की थी, जिसके माध्यम से भीलों को संगठित किया गया था। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी काम आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैंने 3 सुमेलित, 1 सुमेलित नहीं है। फटाफट बताइए कौन सुमेलित नहीं है। मुंडा बिरसा सही है। संथाल कान्हू सही है, क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, और चारों का नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। फिर अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, ये भी सही है। नायक ताना भगत, तो यही आपका गलत है। ठीक है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य हुआ था 1914 में, छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भरत, बलराव भगत तथा दुमुनिया भगत थे। यहाँ पे जो नायक है, यहाँ पे ये गलत है, और जो गलत है वही सही है। ये नायक जो है ये गलत है, इसलिए ये गलत है। और अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। ठीक, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था? महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला पहला आदिवासी नेता कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। पहला आदिवासी जो नेता था वो कौन था? देखिए, आप लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए आज की क्लास ये अंतिम है, आखिरी प्रश्न है। और डेली क्लास के लिए, आप सभी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश आप जुड़े रह सकते हैं। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और 9:30 बजे ये जीएस की महाभारत सीरीज चल रही है, जहाँ पे आप सभी का स्वागत है। और प्रतिदिन 11 बजे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। सुबह 8 बजे इस समय आपके भारतीय संविधान की विस्तृत व्याख्या सीरीज चल रही है। अगर आपने वो मिस किया तो इसका मतलब बहुत कुछ आपने मिक्स किया। अगर आपको भारतीय संविधान में रुचि नहीं है तो 8 बजे वाली क्लास जरूर ले, थोड़ी सी बोरिंग होगी लेकिन बेहतर क्लास होगी। ठीक है। और जल्दी 3 बजे की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा मेरे साथ स्वास्थ्य में दिक्कत है, बाकी सभी क्लासेज आपको पैरेलल चलती रहेंगी। सभी की लिंक टेलीग्राम पे मिलेगी। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है। मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा। ये आज की क्लास यहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, अब मैंने प्रश्न का उत्तर तो बताया नहीं। देखिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता जदो नाग,
यहाँ पे जो जोड़ा नाग है इसका नाम है जदो नाग भी कहते हैं, जोड़ा नाग को जदो नाम के भी नाम से जानता है, जदो नाग। ये मणिपुर के नागा जनजाति के ग्रहणी नेता थे। कहाँ के थे? ये मणिपुर के, ये मणिपुर के जनजाति स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने रानी मांडी नीलू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यही होगा। ठीक है। और नारायण मेघाजी लोखड़े ये भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण ये लिख लीजिएगा की पॉइंट बना के, नारायण मेघाजी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मेघाजी लोखंडे, इनके बारे में लिख लीजिएगा। इन्हें श्रम आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। भारत में श्रम आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। हाँ, ये कपड़ा मिल में काम करने वालों से दादते में लोगों के लिए उन्होंने बनाया था। फिर 2005 में भारत सरकार ने इनके लिए डाक तस्वीर भी जारी किया था, याद रखिएगा। 2005 में डाक टिकट भी जारी हुआ था इनके लिए। इन्होंने मजदूर आंदोलन को संगठित भी किया था, इन्होंने मजदूर आंदोलन को संगठित भी किया था। ठीक है, आज की क्लास अब खत्म होती, फिर कल मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब आपकी संख्या लगातार कम हो रही है बढ़ने की जगह, तो हम शॉर्टकट उठाएंगे। वरना मैं भारत के इतिहास मॉड्यूल इंडिया को मैं और अच्छे से पढ़ाता, लेकिन अब आपकी संख्या लगातार कम होने से अब हम टॉपिक को भी बहुत छोटा करते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस टॉपिक में आपकी दिलचस्पी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को लेकर मैं तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पढ़ानी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी संख्या लगातार कम होना है, तो उससे आप लोग को समस्या हो रही है। तो अब हम लोग देखेंगे 1857 के बाद ब्रिटिश नीतियों में क्या बदलाव हुआ, उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद तुरंत फिर हम लोग 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर प्रमुख आंदोलनकारी जो हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राज ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का धन्यवाद अनुप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग कर दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सीरीज बहुत ही बेहतर होगी। एक बार अगर आप इस पूरी सीरीज को पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो पूछ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर जब विविध पढ़ेंगे, विविध में हम एक बार सभी को पूछे जाने वाले प्रश्नों को सीरीज को खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।